बजट 2020-21 2 फरवरी को माननीय कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। बजट के पेश होते ही चाहे सरकार कोई भी हो, पक्ष विपक्ष और तमाम सारे पूर्वाग्रहों से ग्रसित लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई इसके लाभ गिनाना शुरू करता है, कोई इसके नुकसान बताना शुरू करता है। हम लोग जो कॉमन मैन होता है वो क्या करता है कि उसको बजट के विषय में या उसको एनालाइज करने के विषय में विशेष जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम इन तथाकथित बुद्धिजीवियों जो कि अपने अपने पूर्वाग्रहों और अपने अपने हितों को साधने में लगे होते हैं, इनमें से किसी न किसी की आइडियोलॉजी को, किसी न किसी की बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और सीधा सा कारण है हमारी इग्नोरेंस। तो क्यों ना हम स्वयं अपने को जागरूक बने, समझदार बने और खुद बजट को एनालाइज कर सके। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगता है इसमें। मैं आज एक छोटा सा प्रयास करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद हम में से कई सारे लोग बजट को एनालाइज करने की तरफ आगे बढ़ें, कैपेबल हों और धीरे धीरे करके ये अच्छा है या बुरा है इसको स्वयं समझ सकें। ये वीडियो का पहला पार्ट होगा, आगे भी कई पार्ट्स आएंगे क्योंकि बजट काफी बड़ा है। उसको एक वीडियो में समझने की प्रोसेस को एक वीडियो में समाहित कर पाना मुश्किल काम है। तो आज पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि बजट क्या होता है, कितने तरह का बजट होता है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है बजट को समझने के लिए, और साइज ऑफ बजट क्या होता है। साथ ही साथ अगर सरकार 1 रुपया कमाती है तो वो कहां से कमाती है और उस रुपए को अगर खर्च करती है तो कहां कहां खर्च करती है। और मुझे उम्मीद है इतना समझने के बाद हम एक बजट का ओवरव्यू बनाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे और बजट को अपने लेवल पर समझ भी सकेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, समझते हैं बजट की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को और उन चीजों को जिसके बाद हम बजट को एनालाइज करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। सो लेट्स गो अहेड और समझते हैं कि बजट क्या है। बजट क्या होता है, मोटा मोटी एक समझिए, एक डॉक्यूमेंट होता है सरकार का जिसमें वो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अपने व्यय के बारे में बताती है, प्लान्स टू स्पेंड कि खर्च कैसे करेगी और पैसा इकट्ठा कैसे करेगी। अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ स्टेटमेंट by a government saying how much money it plans to spend on particular things in the next year and how it plans to collect money। बजट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है सरकार का जिसमें वो अपने आय और व्यय का ब्यौरा देती है पूरे साल भर के लिए, यानी किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसको हम FY कहते हैं। तो ये जो बजट है यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए है, जो खत्म हो रहा है मार्च 31 को। ठीक है, हिंदी में कहें तो एक ऐसी योजना होती है बजट जिसमें सरकार अपने आय संग्रह और व्यय योजना का ब्यौरा देती है। तो ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे डॉक्यूमेंट को बजट कहते हैं। बजट में क्या क्या चीजें होती हैं? बजट में मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। एक तो सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट्स, यानी कि आय के जो साधन संसाधन हैं उनके बारे में जानकारी होती है। जो आय हुई है उनका एक्सपेंस या उससे ज्यादा एक्सपेंस होना है तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और इस जानकारी को सिर्फ लिखित रूप में नहीं बल्कि अच्छे से समझने के लिए ग्राफ और इंफोग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो एक बजट डॉक्यूमेंट जो होता है बड़ा ही वर्णनात्मक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आय और व्यय के बारे में ग्राफ्स और इंफोग्राफिक्स की मदद से जानकारी दी जाती है। दूसरी चीज जो आती है कि बजट में बताते हैं कि केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कितने रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है, कितना पैसा
ट्रांसफर कर रही है सरकार आने वाले फाइनेंशियल ईयर में राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को, इसकी भी जानकारी बजट में दी गई होती है, अच्छे से पूरे विवरण के साथ दी गई होती है। Extracts of allocations for programs and schemes and giving insight on sources of deficit financing and composition of important budgetary variables। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बिंदु होता है, आवश्यक बिंदु होता है बजट का, बजट डॉक्यूमेंट का, वो ये होता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तमाम सारे कार्यक्रम और योजनाएं चला रही होती है ना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, उज्ज्वला गैस योजना हो गई, स्वच्छ भारत योजना हो गई, इस तरह की तमाम सारी योजनाएं और प्रोग्राम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही होती है। तो उनमें कितना पैसा एलोकेट किया जाना है पर्टिकुलर ईयर के लिए, उसके बारे में जानकारी होती है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग के सोर्सेज की जो कमी पड़ रही होगी पैसों में, उसके सोर्सेस के बारे में, उनके संसाधनों में उसको कवर करने के बारे में जानकारी दी गई होती है। और साथ ही साथ और भी कई अन्य बजटरी वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, बजटरी चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी बजट डॉक्यूमेंट में दी गई होती है। अब आइए देखते हैं कि बजट को समझने के लिए कि बजट कितने तरह का हो सकता है, किसी भी देश में सरकार कितने तरह का बजट प्रस्तुत करती है। एक प्रकार होता है बैलेंस्ड बजट, जहां पर आय सरकार की और व्यय ये लगभग बराबर होते हैं, यानी कि रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेस ये लगभग बराबर होते हैं। ऐसे बजट को कहते हैं बैलेंस्ड बजट कहते हैं। लेकिन ये बजट अच्छा तो बहुत होता है, स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी के बारे में बताता है, पर यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं। दूसरे तरीके का बजट होता है सरप्लस बजट, जहां पर आय जो होती है वो व्यय से ज्यादा होती है, यानी सरकार के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं और एक्सपेंसेस कम होते हैं, यानी रिसिप्ट्स जो हो रही हैं, जो आमदनी हो रही है सरकार की, वो एक्सपेंसेस से ज्यादा है। ऐसा बजट प्रदर्शित करता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर सरकार के पास बहुत अच्छी मात्रा में धन संचय है और उसको कहीं से बोरोइंग्स नहीं करनी पड़ रही है अपनी योजनाओं को चलाने के लिए। अब तीसरी तरीके का जो बजट होता है उसको कहते हैं डेफिसिट बजट। ये बजट जो होता है, यहां पर जो व्यय हो रहा होता है, जो खर्चा होता है, वो ज्यादा होता है किससे? आय से, यानी इनकम इज लेस देन एक्सपेंसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि यहां पर रिसिप्ट्स जो होती हैं वो कम होती हैं किससे? एक्सपेंसेस से कम होते हैं। और ये बजट ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि आय कम है सरकार की और व्यय ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डेफिसिट बजट जो होता है वो ग्रोइंग इकोनॉमीज के लिए, कैसी इकोनॉमीज के लिए? ग्रोइंग इकोनॉमीज के लिए, जैसे हमारे देश की इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमीज के लिए बहुत अच्छा बजट होता है। क्योंकि जब आय के साधन कम है और सरकार को व्यय ज्यादा करना पड़ रहा है, तो आय के स्रोतों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है, लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है। और ऐसे में एम्प्लॉयमेंट का भी सृजन होता है, यानी रोजगार का भी सृजन होता है। यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि रोजगार और नौकरी में अंतर होता है। हम आने वाले समय में आशा करते हैं कि एक वीडियो में रोजगार और नौकरी में जो अंतर होते हैं उनको भी समझेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं डेफिसिट बजट कैसा होता है? ग्रोइंग इकोनॉमीज के लिए अच्छा बजट होता है। और हमारे देश का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो भी डेफिसिट बजट ही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं कि डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट का मतलब होता है, सीधी सीधी बात होती है, कमी। डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है? कमी होती है, लेस। द अमाउंट बाय व्हिच द मनी यू रिसीव इज लेस देन द मनी यू हैव टू स्पेंड। आपका जो खर्चा है, और खर्चा माइनस आमदनी कर दीजिए, तो जितना भी निकल करके आएगा वो हो जाएगा आपका डेफिसिट। इसको क्या कहते हैं? कमी, अभाव, घाटा या कम प्राप्तियां भी कहते हैं। तो
डेफिसिट का मतलब सीधा सीधा हो गया एक नॉर्मल कॉमन मैन की भाषा में कमी। और अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। क्या? राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोष के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, राजा महाराजाओं का कोष हुआ करता था। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है? ये होता है, बराबर होता है ये, अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स को जोड़ दें। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या हो गया? जो हमें राजस्व से प्राप्तियां होने वाली है ना, राजस्व से जो प्राप्तियां होने वाली हैं उसमें हम नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स यानी गैर ऋण प्राप्तियों को जोड़ दें। यहां समझने की जरूरत है कि ये गैर ऋण प्राप्तियां क्या है। यहां पर नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स में हमारे पास आते हैं लोन रिकवरीज, अगर कोई लोन दिए हुए हैं, लोन रिकवरीज आते हैं यहां पर, और डिसइन्वेस्टमेंट, ये बड़ा चर्चित शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, लोन रिकवरीज या डिसइन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुराने अगर कोई एसेट्स पड़े हुए हैं तो उनको बेच करके जो प्राप्तियां होती हैं उनको कहते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ये दोनों नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट्स और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स को जोड़ दें, यानी पूरी आय को जोड़ दें और उससे टोटल एक्सपेंडिचर को घटा दें। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? जो सरकार का पूरा व्यय है, पूरा खर्चा है, उसको घटा दें तो जो डेटा माइनस में आता है, यहां डेटा कैसे आएगा? माइनस में आएगा। मान लीजिए कि ऐसे कर लेते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हो गई हमारी 100 करोड़ हो गई, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स जो हमारी हो गई वो 70 करोड़ हो गई, और उससे टोटल एक्सपेंडिचर हम घटा देते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए 200 करोड़ है, तो हमारा जो आता है वो कितना? -30 करोड़। ये क्या निकलेगा? फिस्कल डेफिसिट निकलेगा, फिस्कल डेफिसिट निकलेगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि सरकार को कितनी उधारी लेनी पड़ेगी अपने खर्चे चलाने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट सीधे सीधे बताता है कि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में सरकार को कितनी उधारी लेनी पड़ेगी। समझ आ गया होगा, ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो क्या होता है? राजस्व घाटा। क्या होता है ये? राजस्व घाटा। ऊपर जो हमने बात करी थी फिस्कल डेफिसिट की, वो था राजकोषीय घाटा, और ये है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यानी राजस्व व्यय है ना, राजस्व व्यय से अगर हम राजस्व प्राप्तियों को घटा दें तो जो डेटा निकल करके आएगा वो राजस्व घाटा होगा। यानी यहां पर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स से, तभी ये डेफिसिट है, तभी कमी है। इसके बाद आ जाते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा। इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया? प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट, ऊपर अभी आपने रेवेन्यू डेफिसिट निकाला, और उससे अगर ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स को घटा दिया जाए तो प्रभावी राजस्व घाटा निकलता है। ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स यानी कैपिटल एसेट्स को बनाने के लिए जितने पैसे की ग्रांट की गई है उसको अगर रेवेन्यू डेफिसिट से घटा दिया जाता है तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल करके सामने आ जाता है। इसके बाद देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स।
अब देखिए, सरकार जो बोरोइंग्स करती है उस पर क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। सरकार जो उधार ले रही होती है उस पर ब्याज देना पड़ता है। तो जो फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी जो राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटे से अगर लोन्स पर चुकाए जाने वाले इंटरेस्ट को माइनस कर दिया जाए तो प्राथमिक घाटा निकल करके सामने आ जाता है। राइट? फिस्कल डेफिसिट क्या है? आपका राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा से अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स, ब्याज पेमेंट्स को घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा निकल करके सामने आ जाता है। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने आने जा रहे हैं जिनकी बहुत चर्चा होती है। पहला है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं सघऊ। सघऊ सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो ये समझने की बात है ये होता क्या है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये वो उत्पाद होते हैं जिनको देश की बाउंड्री के अंदर पैदा किया गया होता है। टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। निश्चित समय के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर पैदा किए जाने वाले सभी फिनिश्ड गुड्स और सभी सर्विसेज की टोटल मॉनिटरी वैल्यू को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अब दूसरा टर्म है, रिलेटेड टर्म है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां पर क्या है? टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज सिटीजन्स in a given financial year irrespective of their location। तो अब देखिए जीडीपी और जीएनपी में फर्क क्या हुआ कि जीडीपी जो है, जीडीपी में हम देश के बाहर जो लोग रह करके कमा रहे हैं, नौकरी पेशा है या कुछ बिजनेस रन कर रहे हैं, उससे जो भी पैसे निकल करके आ रहे हैं उनको हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। उसको हम शामिल करते हैं किसमें? जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी अगर हमारे भारत की बात करें तो भारत के लोग अगर अमेरिका में रह रहे हैं, सिंगापुर में रह रहे हैं, जापान में रह रहे हैं, चाइना में, रशिया में, कहीं पर भी रह करके अगर वो बिजनेस कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं तो उसकी जो भी टोटल मॉनिटरी वैल्यू है उसको ऐड करने के बाद जो सम निकलता है उसको हम कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहां पर समझने की बात यह है कि जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी हायर देन जीडीपी, क्योंकि जीडीपी हमेशा देश के बॉर्डर के अंदर ली जाती है और जीएनपी में देश के बाहर काम करने वाले लोगों की इनकम भी इंक्लूड की जाती है। अब बात करते हैं बीई की। बीई बार बार यूज किया जाएगा, बजटेड एस्टीमेट। इसको हिंदी में कहते हैं बजट अनुमान। हिंदी में कहते हैं इसको बजट अनुमान। यह किसी भी वित्तीय वर्ष के शुरुआत में दिया जाता है, इन द बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक समझने की बात है कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 होगा तो असेसमेंट ईयर 2020-21-22 होगा। असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे चलता है और फाइनेंशियल ईयर एक साल पीछे चल रहा होता है। सो बजट एलोकेशंस अनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर बजट एस्टिमेट कहलाते हैं, बजटेड एस्टिमेट कहलाते हैं। बजट अनुमान किसी भी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में दिया जाता है जिसमें हम अपने आय और व्यय के बारे में अनाउंसमेंट करके देते हैं। आरई रिवाइज्ड एस्टिमेट, इसको कहते हैं हिंदी में संशोधित अनुमान। संशोधित अनुमान, it is estimate of projected amounts of receipts and expenditures until the end of financial year। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंत तक सरकार कितनी रिसिप्ट्स
प्राप्त कर लेगी और कितने एक्सपेंडिचर्स इनकर करने पड़ेंगे, इसके प्रोजेक्टेड एस्टिमेट को रिवाइज्ड एस्टिमेट कहते हैं। और ये हमेशा बीई के बाद आता है, बजटेड एस्टिमेट के बाद ही आता है। ये क्या है, प्रोजेक्टेड होते हैं, ये भी फाइनल नहीं होते हैं। प्रोजेक्टेड अमाउंट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स की एक अनुमान लगाया जाता है कि साल के अंत तक इतना पैसा हमको मिल जाएगा, इतनी प्राप्तियां हो जाएंगी और इतने खर्चे हमको करने पड़ेंगे, इतना व्यय करना पड़ेगा, इसको कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। अब बहुत इंपॉर्टेंटली बजट साइज क्या होता है, किसी भी कंट्री का बजट साइज क्या होता है, ये होता है टोटल एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर फॉर द गिवन फाइनेंशियल ईयर, कि किसी दिए हुए वित्तीय वर्ष में टोटल कितना पैसा खर्च करने जा रही है सरकार, उसको कहते हैं बजट साइज। यानी अगर बात करें कोई सरकार 34,83,226 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री का बजट साइज हुआ 34,83,226 करोड़। मोटा मोटी इसको कह देंगे 34.83 लाख करोड़ will be the budget size of that particular country for that particular financial year। अब बात करते हैं कि सरकार अगर 1 रुपए की बात करें तो सरकार 1 रुपया कहां से कमाती है, पैसा कहां से आता है। अगर हम सिर्फ बात करते हैं 1 रुपये की बात करते हैं, ठीक है, 1 रुपए की बात करते हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा पैसा जो आता है वो कहां से आता है, बोरोइंग से आता है, यानी उधार लिया जा रहा होता है। उधार और अन्य देयताएं, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज कंट्रीब्यूट टू 36% ऑफ 1 रुपी, यानी 36 पैसा आ रहा होता है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज से। कॉर्पोरेशन टैक्सेस जो हैं वो 13% का कंट्रीब्यूशन देते हैं, 13%, यानी 13 पैसा किससे आ रहा होता है, निगम कर से आ रहा होता है, कॉर्पोरेशन टैक्सेस से आ रहा होता है। इनकम टैक्स जिसकी चोरी बहुत सारे लोग करते हैं, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 14% 1 रुपए का, यानी 14 पैसे कहां से आ रहे होते हैं, इनकम टैक्स से आ रहे होते हैं, जो लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अगर इनकम टैक्स हम सारे लोग भरने लगे तो हमारी बोरोइंग्स कम हो जाएंगी, हमको उधार लेने की जरूरत कम पड़ेगी, और हम पूरा देश एक परिवार है। अगर देश सरकार उधार ले रही तो उसका बोझ हमारे ऊपर भी आना ही आना है। तो सब लोग इनकम टैक्स की चोरी ना करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स भरना शुरू करें, तो सरकार के ऊपर बोरोइंग का लोड कम पड़ जाएगा। कस्टम्स की बात करें, सीमा शुल्क की बात करें तो 3% सीमा शुल्क से आता है, यानी 1 रुपए का 3 पैसा सीमा शुल्क कस्टम से आता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये कंट्रीब्यूट करता है 8% आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। फिर जीएसटी जो बहुत ज्यादा डिबेटेड है, चल रहा है, अभी जीएसटी का जो कंट्रीब्यूशन है, कलेक्शन है, वो बढ़ता जा रहा है, ये अच्छी खबर है। 15% कंट्रीब्यूट करता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी 15% कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। देन नॉन टैक्स रेवेन्यूज, कर भिन्न राजस्व, टैक्स के अलावा जो रेवेन्यूज पैदा हो रहे होते हैं, निकल करके आ रहे होते हैं, वो 6% कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी 1 रुपए का 6 पैसा। और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, इनके बारे में हमने बात करी थी अभी, वो कितना देते हैं, 5%, यानी 1 रुपए का 5 पैसा आ रहा होता है ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से, नॉन डेट कैपिटल। तो ये हुआ 100 पैसे का हिसाब किताब। क्या हुआ, ये 100 पैसे का हिसाब किताब। 100 पैसा इस तरीके से आता है, इतनी जुगाड़ करने पड़ते हैं सरकार को, तब 100 पैसे आते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये जब 100 पैसे आ जाते हैं तो ये 100 पैसे सरकार खर्च कहां करती है, कहां उसको करने पड़ते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च हो रहा होता है वो कहां जा रहा होता है, ऋण का जो ब्याज होता है उसकी अदायगी में जा रहा होता है। इसीलिए मैं अभी पहले आपसे कुछ सेकंड पहले अनुरोध कर रहा था कि हम सब लोग ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाएं, ताकि ऋण कम लेना पड़े, और ऋण कम लेना पड़ेगा तो इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा कम जाएगा, और वो पैसा बच के तमाम सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट लगा सकती है हमारे डेवलपमेंट के लिए। 20%
ऑफ 1 रुपी गोज टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। 1 रुपए का 20 पैसा जाता है उधारी चुकाने में। रक्षा में 8% 8% दिया है इस बार। आर्थिक सहायता सब्सिडीज जो होती है, तमाम सारी सब्सिडीज हैं, गैस सब्सिडी है और तमाम सारी योजनाओं की सब्सिडीज होती हैं, उनमें घर बनाने की सब्सिडी मिल रही है, उनमें सब में मिलाकर के 9% 9% यानी 1 रुपए का 9 पैसा तमाम सारी आर्थिक सहायताओं में जाता है। तो जो सक्षम लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपनी सब्सिडीज को छोड़ दें, तो ये वहां पर भी खर्चे कर्टेल किए जा सकते हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और देश के प्रति जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रवाद यहां से भी झलक सकता है। जरूरी नहीं कि बॉर्डर पर लड़ने जाए तो ही राष्ट्रवाद झलकेगा। अगर हम बॉर्डर पर नहीं जा सकते हैं तो अपने टैक्सेस और सब्सिडीज में भी हम कर सकते हैं। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स वित्त आयोग और अन्य अंतरण में कितना जाता है? 10 पैसा जा रहा होता है। ठीक है, 1 रुपए का 10% यानी 10 पैसा। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। अब बारी आती है कि जो भी टैक्सेस और ड्यूटीज गवर्नमेंट चार्ज कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, उसमें से कितना हिस्सा राज्यों को देते हैं? 16%, 16%। 1 रुपए का 16 पैसा राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। पेंशन स्कीम्स, पेंशन जो तमाम सारे, ये भी बड़ा डिबेटेड है, काफी सारे लोगों की पेंशन खत्म की जा रही हैं, तो खैर उस पर बाद में बात कर लेंगे। 5%, 1 रुपए का 5 पैसा पेंशन में जा रहा होता है। अदर एक्सपेंसेस 10%। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, केंद्र के द्वारा जो स्कीम्स को स्पॉन्सर किया जा रहा है उनमें कितना पैसा जा रहा है? 9%, 9% जा रहा है। अब देखिए काफी कम है। अगर हम यहां पर कर अदायगी अपनी बढ़ा दें, हम अपने टैक्सेस को बढ़ा दें, तो हम इसको 20% से नीचे ला सकते हैं। इस खर्चे को 20% से नीचे ला सकते हैं, और अगर सब्सिडीज भी छोड़ दें तो इस खर्चे को भी हम नीचे ला सकते हैं। और फिर इन दोनों के खर्चों को जो कमी आई है उसको हम यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में डाल सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में कितना जा रहा है? 13%। ठीक है, ये केंद्रीय सेक्टर की स्कीम्स हो गई और ये स्कीम्स स्पॉन्सर्ड होती हैं केंद्र के द्वारा। तो इस तरीके से हमारी सरकार जो 100 पैसे कमा रही होती है, उस 100 पैसे को इन मदों में खर्च कर रही होती है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था जिसमें हम बजट से जुड़ी हुई कुछ टेक्निकलिटीज को डिस्कस कर रहे थे, ताकि जो हमारे जैसे कॉमन मैन है, साधारण लोग हैं, वो बजट को समझ सकें। ये हमारे बजट सीरीज का पहला पार्ट था। सीरीज के आने वाले वीडियोस में हम बजट 2020-21 के जो प्रोविजंस हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखते रहें, सुनते रहें संग्राम सिंह को, जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल महासा के साथ। जय हिंद।